हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी में शासन प्रणाली, जो हम लोग घटना चक्र से देख रहे थे। और ये छठा वीडियो होगा। इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिया हूं घटना चक्र का, पॉलिटी का। अगर आप लोग नहीं देखे तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करेंगे हम लोग राजतंत्र के बारे में। यह शासन का वह प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है। जो राज मुकुट धारण करता है वह आनुवांशिक उत्तराधिकारी के आधार पर पद धारण करता है। तो ये हो गया राजतंत्र के बारे में। और कुलीन तंत्र को क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है कुलीन तंत्र। तो इस शासन में क्या होता है? इसमें यह होता है, जो राजनीतिक सत्ता है वो थोड़े से लोग में ही निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करता है। तो ये हो गया कुलीन तंत्र। और अगला देखेंगे हम लोग तानाशाही। इसे अधिनायक तंत्र अर्थात डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। यह एक ऐसा शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के प्रति कोई उत्तरदायी इसका नहीं होता है। प्रजातंत्र, जो वर्तमान समय अभी हम लोग बात करेंगे प्रजातंत्र के बारे में। वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है। ध्येय है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारता संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो राज्य के लिए क्या महत्वपूर्ण तत्व है? संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। और किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। वहीं बात करें हम लोग अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रेसिडेंशियल रूल में, उसमें क्या होता है, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र ही होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टता विभाजित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को
संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण में जो एकात्मक लक्षण है, जो भारतीय संविधान में जैसे हो गया राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवा, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये सब शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय यह है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होते हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्था के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी व्हीलर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। ये सब कथन है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी व्हीलर का है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। चलिए, हो गया, हम लोग देख लें इसका थ्योरी। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें व्याख्या सहित दिया गया है इसका आंसर। निम्नलिखित में से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो राज्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है संप्रभुता। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीनों तत्वों होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो ये तो बात सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है? नहीं, ये गलत है। तो केवल इसका आंसर हो जाएगा 1। देखते हैं। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया है। शासन प्रणाली की समानता 2 पद्धति होती है। पहला होता संसदात्मक तथा दूसरा होता अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्यों ही कार्यपालिका का गठन करता है तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो होता है आपका संसदीय व्यवस्था होता है, शासन व्यवस्था, उसमें क्या होता है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। 4 नंबर देखते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार द्वारा संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सर्वप्रथम संसदात्मक शासन सरकार किस देश में आरंभ किया गया था? तो ये हुआ है ग्रेट
ब्रिटेन से शुरुआत इसका। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ है। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। तो जो संसदीय प्रणाली का शासन प्रणाली का जो जन्मदाता है वो ग्रेट ब्रिटेन है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है, अर्थात किस बात में भिन्न है, तो यहाँ पे क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है, तो यहाँ पे अध्यक्षात्मक सरकार नहीं होता, यहाँ पर संस्थात्मक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघात्मक सरकार है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन से सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य ये हैं, संसदीय पद्धति की सरकार भी है, संघीय नीति भी और राष्ट्रपतीय पद्धति नहीं है, ये अमेरिका में है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह अनुच्छेद 75(3) के तहत क्या होता है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए मंत्रिपरिषद आगे देखते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। क्या यह सही है? नहीं, इसका सही क्या हो जाएगा? एक मिनट, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, अर्थात कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहता है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? तो पहला देखते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सही बात है। दूसरा देखें तो जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता नहीं, राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति है, जबकि यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ पे प्रधानमंत्री रहता तब जाकर सही होता। तो केवल 1 और 2 सही है। अनुच्छेद 75 के 5 में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। इसलिए कथन 2 भी सही है, क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है और भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें पहला कह रहा विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होता, नहीं, विधायिका कार्य पर नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसका क्या होगा, जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होगा, कार्यपालिका। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इसमें कोई नहीं होगा, इसमें इसका होना चाहिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। देखते हैं इसका, हाँ थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। शासन प्रणाली की समानता 2 पद्धति है। तो शासन प्रणाली की समानता 2 पद्धति होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। और भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। भारत ने कौन सा अपनाया है? संसदीय शासन। कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करता है तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। बस इसमें ये एक सिंपल सी बात है। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। तो ये सही है।
संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार, मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इनमें संस्थात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती नहीं, एकीकृत नहीं हुआ, ये संज्ञा होगा। तो 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 3। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति, यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। 3 में से सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो सत्तावादी सरकार नहीं होगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है। यहाँ गणतंत्र है, ना कि राजतंत्र है। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता ने अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। 19 नंबर देखते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो संविधान से प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। भारतीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए गुट से सही उत्तर को चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसके कथन हो गया। इसका कारण दूसरा कथन क्या हो गया? रीजन में आर में भारत का एक अपना संविधान है। तो ये तो सही है, दोनों सही है, लेकिन ये सही ए का व्याख्या आर नहीं करता। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन उसका व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोक में भारत को प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है या रूप है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अतः अभिकथन ए और अभिकथन जो 2 कथन आर है दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही ये है, पारदर्शिता भी है, कानून का नियम भी है, लाल फीताशाही ये नहीं होगा। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का
वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार अर्थात क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़े वर्ग में अगरों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना में भी सभी किसानों के लिए नहीं था, ये बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट होता है कि कल्याणकारी राज की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही हैं। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये कल्याणकारी राज को व्यक्त करता है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी राज की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य ये नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संविधान अध्यक्ष में नहीं। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, नहीं। भारत एक कुलीन तंत्र है, नहीं। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है? तो जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत भारत की या देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व होता है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व होता है वो होता है एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सही। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति संसद व्यवस्थापिका संसद को भंग नहीं कर सकता है, अतः उपयुक्त तीनों विकल्प सही है। अध्यक्षात्मक अर्थात प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होता है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। तो प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो संविधान लिखित है, ये भी सही है। यह यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो ये बोला भारत में जो प्रजातंत्र है तो इस तथ्य पर आधारित है, क्योंकि जनता को सरकार को चुनने का अधिकार है तथा बदलने का भी अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और यह प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही या उचित तरीके से नहीं करते हैं, तब
जनता चुनावों, समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, के माध्यम से सत्तारूढ़ या दल सरकार को पराजित कर या हटा देती है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम। देखते हैं इसका व्याख्या क्या दिया है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होती है। चूँकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की ज़रूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बातचीत करता है और एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का जो प्रधान होता है निर्वाचित, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित होता है। क्या होता है? तो राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है? निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो परिसंघीय होने का क्या कारण है? इसमें शक्तियों का भी दोनों का क्या दिया गया? बंटवारा वो बराबर दिया गया है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका व्याख्या देखते हैं। कोई राज्य संघात्मक अथवा एकात्मक या संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान को कठोर और नम्र अर्थात कठोर एवं क्या हो गया मतलब नरम का मिश्रण माना जाता है। अतः यह अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से भी मतलब कुछ इसमें जो है इसमें उपबंध वो संसद के जो साधारण बहुमत है उससे भी उसको चेंज कर दिया जाता है। जबकि कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसमें काफ़ी अधिक संशोधन करने के लिए क्या होता है अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी होना आवश्यक होता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से क्या है? तो न्यायिक समीक्षा है। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्य प्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए गुटों से सही उत्तर को चयन कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, तो सही है। और कह रहा उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, तो ये कोई सही नहीं कह सकते हैं। सही व्याख्या दोनों सही है लेकिन उसका सही व्याख्या ये नहीं कर रहा है। ये और दोनों सही परंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टतः विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। अतः ए और आर दोनों सही है किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। कथन कह रहा है ये भारत में संघवादिता व्यवहारिका नहीं है।
कारण कह रहा भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो क्या संघीय राज्य नहीं है? तो ये तो है ना। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। 39 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो नहीं, एकल नागरिकता ये संघीय लक्षण नहीं, क्या हो, एकात्मक लक्षण है ये, बाकी सब संघीय है। इसमें देखते हैं हम लोग इसका व्याख्या। एकल नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद है। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में जैसे हो गया लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि है। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि उल्लेख किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय, 40 नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो एकात्मक तत्व पूछा है, तो लिखित संविधान ये तो नहीं होगा, कठोर संविधान ये हो सकता है, संविधान की सर्वोच्चता ये नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति ये है, पाँचवा देखें तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये तो नहीं होगा, राज्य विधायकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ये तो एकात्मक हो गया, संवैधानिक संकट भी एकात्मक हो जाता है, एक सर्वोच्च न्यायालय, तो कठोर संविधान हो गया। देखा जाए तो 4, 5, 6, 4 6 हो जाएगा, 4 6 7 8, तो 4 नहीं है, इसमें आंसर क्या दिया, 4 6 7 दिया है, उसका डी हो जाएगा। इसका देखते हैं व्याख्या, काफ़ी इसका बड़ा है। विकल्प डी सही है, उत्तर है दिए गए सभी तत्वों में से क्रम संख्या 4, 6 एवं 7 पर उल्लिखित तत्व भी भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व है, यूनिटरी एलिमेंट्स फीचर्स हैं। क्रम संख्या 1 एवं 2 पर जो एवं 3 है जो उल्लिखित है, ये सब क्या है, परिसंघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम का अनिवार्य तत्व है। जो क्रम संख्या 5 नंबर है उल्लेखित करता है तत्व को यदि हम शक्तियों के विभाजन के परिचय के रूप में ले तो वह तत्व परिसंघीय व्यवस्था का कारक तत्व अर्थात सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। परिसंघीय व्यवस्था के अन्य सभी तत्व इसी तत्व से निकलते हैं। हमारी राज्य व्यवस्था आधारित रूप है, परिसंघीय है, परंतु वह संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट की तरफ झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्तियां एवं अन्य कतिपय उपबंध राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध जो अनुच्छेद 356 एवं 357 संवर्ती सूची और उसमें प्रमाणित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति अनुच्छेद 254 के तहत राज्यों का नाम और भूगोल राज्यक्षेत्र बदलने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 3-4 के तहत राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियाँ, संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका, अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक व अन्य विधिक उपबंध, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्यों का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व है, जिनके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधान से सुभिन्न हो जाता है। 41 देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो एकात्मक तत्व क्या हो गया, राज्यपालों की नियुक्तियां, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये हो गया 2, 3, 5, 2, 3 और 5, ऑप्शन बी हो गया। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों से विचार कीजिए या कौन सा सही है। तो ये पूछा संघीय व्यवस्था से संबंधित, तो संविधान शासन के मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, तो 1 और 2 ये सही है। क्या कह रहा है देख लेते हैं इसका आंसर एक बार, केवल 1 और 2 सही है। और देखिए अनुच्छेद 249 में क्या होता है, 2/3 जो होता है राज्यसभा से राज्य संवर्ती सूची को पे कानून बनाने का जो अधिकार होता है, हालांकि संवर्ती सूची पे दोनों मिलकर बनाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं तो उस पर क्या करता है, केंद्र अपना कानून बना सकता है, उसके लिए अनुच्छेद 249 के तहत।
टूट है राज्यसभा से सूची का कानून। मतलब इसका मतलब ये हुआ जो अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा में टूट है से अगर उसको वोटिंग के जरिए क्या हो जाएगा, जो समवर्ती सूची होगा उसको किसमें कर दिया जाएगा, उसका उस पर जो कानून बनाएगा केंद्र सरकार बनाएगा। देखते हैं इसमें क्या क्या आ गया, इसका व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। भारतीय संविधान द्वारा शासन के मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियों से इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। इस प्रकार कथन ए और कथन 2 सही है। कथन 3 एवं 4 गलत है, क्योंकि राज्य विधायिका रक्षा एवं वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है और साथ ही यह न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है। संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है। कथन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, मतलब डायरेक्ट निर्वाचित होता है। कारण का भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, तो ये तो सही है। तो ये हो जाए और दोनों तो इसका सही स्पष्टीकरण कभी करता है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता है तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन ए और तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन देखते हैं और कारण। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है, सही बात है, ये तो सही है। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी तो सही है। तो देखते हैं इसका सही स्पष्टीकरण करता है कि नहीं। हालांकि मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा, लेकिन दोनों सही है। देखते हैं ए नहीं सही स्पष्टीकरण करता है। देखिए पढ़ते हैं इसका, थोड़ा व्याख्या से पता चलेगा। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है, तो जयप्रकाश नारायण ने ये बोला था। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया है। वे दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र का समर्थक थे। कथन देखते हैं 46 में। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण कारक विविधताओं के समंजन में एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, तो ये सही नहीं है। देखते हैं ए और आर दोनों अपने अपने आप में सत्य है, जबकि आर ये सही व्याख्या कर रहा है। देखते हैं इसका व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना है और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इस प्रकार प्रश्नागत कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है।
कथन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। ये तो सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। दोनों तो सही है। और सही इसका करता है कि नहीं, तो देखते हैं इसका आंसर एक बार। सही व्याख्या करता है इसका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक के अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित है। स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की पुष्टि भी करता है। एट नंबर देखते हैं। कथन, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण बोल रहे, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो ये इसका दोनों सही बात है, दोनों सही है इसका। तो इसका ये हो जाएगा। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार कथन ए और आर, कारण आर दोनों सही है तथा आर जो है इसका ए का सही व्याख्या भी करता है। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने के कारण है, इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं। सही बात है। इनमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो विरुद्ध होने का कारण तो ये हो सकता है। तो ठीक, भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके विरुद्ध होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों में संविधान का स्वरूप वृत्ताकार हो गया, अर्थात सभी विकल्पों में कोई एक सत्य नहीं है बल्कि सभी सत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर 5 आता है तो ई रहेगा, जिसमें एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है। तो ये तो फेडरल है ना यहाँ पे। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो इसका आंसर ए दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। देखते हैं इसका। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधानों राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देता है। इसमें कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। तो इसलिए इसका ए होगा। नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। तो ये सही है, दोनों तो सही है। क्या इसका सही व्याख्या करता है? तो सही व्याख्या नहीं करता है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंख्या कहा गया है, इसे परिसंख्या किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंख्या किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंख्या किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तन हो जाने के इसके गुण के कारण ही इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न
अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रश्नागत कथन में कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। कारण कह रहा भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। क्यों? कथन बोला, कारण देखे तो भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। तो क्या इस कारण है? हाँ, ये बात सही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। भारतीय संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्थ परिसंज्ञा कहा गया है, इसे परिसंज्ञा किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंज्ञा किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंज्ञा, सेम है वही। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति क्या है? प्रकृति में संज्ञा किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा है। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक है, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देता है, तो जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघ संविधान है, जबकि केसी व्हीलर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो केसी व्हीलर ने कहा। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन एवं निम्न में से किसका है? तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये किसके द्वारा बोले गए हैं? ये बोला गया है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, नहीं, केसी व्हीलर के द्वारा, सॉरी, माफ कीजिएगा। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने बोला है? ये केसी व्हीलर ने बोला है। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है, ढाला गया है? तो यह जो कथन है, यह कथन बी.आर. अम्बेडकर का है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघातात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह एक एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो हार्वर्ड साइमन ने अस्वीकार किया है। हार्वर्ड ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि डवाइट बल्डो, फ्रैंक मेरनी और F.W. रिंग्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, तो बी नंबर हो गया। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून की स्वतंत्रता की रक्षा करता, मतलब कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं कि जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। विकास प्रशासन की अवधारणा से फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कंसेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताएं का समर्थक है?
तो हेनरी फेयोल। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। 62 नंबर, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा, यह कथन दिया गया है। तो W.B. डॉनहोम द्वारा। W.B. डॉनहोम ने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण ही होगा। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित है, ये सही नहीं है। विकल्प सी गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सभी सही है। 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी हो, केवल 1, 2 और 4। तो ये क्या है? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में रूप में माना जाएगा। इसका देखते हैं व्याख्या। प्रोफेसर डाइसी ने 1885 ईस्वी में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के निम्न 3 लक्षण दिए हैं। विधि की सर्वोपरिता, इसका तात्पर्य यह है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारित का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। विधि के समक्ष समानता, अर्थात विधि के लिए सभी समान है और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। विधिक भावना की प्रबलता, तो ये क्या हो जाएगा? इसका तात्पर्य यह है कि संविधान के समानता सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है, अतः स्पष्ट यह है कि विकल्प सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो ये संवैधानिक सरकार होता है। तो इसका हो जाएगा केवल 2। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित को सुनिश्चित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ है। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधि भी विद्यमान रहती है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? सीमित सरकार। देखते हैं इसका व्याख्या। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर को ये स्वीकार किया जाएगा। इसका देखते हैं व्याख्या। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु ये पूर्णतः एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करता है।
वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य यदि दूसरे पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत एवं अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। 67 ये कब आया था? IAS प्री परीक्षा 2019 में। 68 देखते हैं। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। इसमें क्या विशेषाधिकार का अभाव है? समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ है कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। 69 देखेंगे हम लोग। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? तो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, तो इसका थर्ड होगा। किसी विधायक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधायक पर कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समय अवधि का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अपशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास है। अमेरिका के उस सदन में भी सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उस सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो अतः विकल्प ए अवशिष्ट उत्तर होगा। 70 नंबर देखते हैं। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु, जो सेकेंड ARC 2005 में आया था वीरप्पा मोइल के द्वारा, और रिपोर्ट कब है? ये 9 में गठन किया गया था आपका 2005 में, इसका रिपोर्ट आया 2009 में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल नागरिक व्यवस्था, तो ये सब सही हो जाएंगे इसका ऊपर में। चलिए इसका देखते हैं क्या व्याख्या है। काफ़ी लंबा तगड़ा इसका व्याख्या दिया गया है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख है। राज्यों के आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है।
योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों को संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जो संघ और राज्य दोनों के लिए है। अब हम लोग देखेंगे 72, ये लास्ट होगा, ये शासन प्रणाली का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? तो कौन सा दशक में? तो 1980 के दशक में। यद्यपि 1960 से 70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक में, अर्थात 1971 से लेकर 1980 इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड था समय में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, ये हमारा आज का कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखेंगे इससे आगे पॉलिटिका। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।